हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका वापस से हमारे इस लेक्चर पे, जिस पे कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एसी सर्किट से यानी ऑल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ को। तो पिछले वीडियोस में मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज बाकी के 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट के थ्रू देते रहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, देखिए। कहता है द वेरिएशन ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर विथ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में एक्सएल और एफ दोनों के रिलेशन को दिखाया गया है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ता है। पूछा गया है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, हम लोगों से सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर, ठीक है, जिसमें एल जो है वही है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्सएल बाई ओमेगा। एक्सएल कितना है देखिए, यहाँ पे देखिए, जब फ्रीक्वेंसी आपकी 100 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा एक्सएल है वो कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और अगर खोल के लिखूं तो ये हो जाता है 2 पाई एफ। अब एक्सएल कितना है, 20, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 100। तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे और यहाँ से फ्रीक्वेंसी रखेंगे 100। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0318 हेनरी, और इसको मैं 31.8 मिली हेनरी लिख सकता हूँ। तो ये रहा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि व्हेन दिस इंडक्टर is used in series with an capacitor of unknown value and a resistor of 10 ohm at 300 per second, maximum power dissipated occurs in the circuit. Calculate the capacitance in the capacitor. तो देखिए यहाँ पे एक बात क्या है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कब होता है, जब हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है ना Z की वैल्यू मिनिमम हो, तब P आउट जो होता है यानी आउटपुट पावर या पावर डिसिपेटेड होता है, ये होता है मैक्सिमम, ठीक है। और Z मिनिमम कब होता है, Z मिनिमम कब होगा, देखिए Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मिनिमम करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, Z इक्वल टू आर, और ये कब होता है, ये होता है जब एक्सएल इक्वल टू एक्सजी हो, ठीक है। पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, इस कंसेप्ट के बारे में। तो यहां से देखिए पावर मैक्सिमम होने की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आती है वो क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो यहां से एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और यहां से एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा सी के बराबर, ठीक। यहां से देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। हम लोगों को सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई से 2 पाई मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू एल के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे, 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 300,
तो 300 होल स्क्वायर इंटू एल कितना है हमारे पास, एल है हमारे पास 31.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.8 इंटू 10⁻⁻6 फैराड या 8.8 माइक्रोफैराड के बराबर। चलिए ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को और नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। बोलता है विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज find the value of additional capacitor C1 to be connected in parallel with capacitor C in order to make power factor of the circuit unity। अच्छा, मतलब क्या कहा गया है कि हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस पैरेलली, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पैरेलली एक और कैपेसिटर जो है इस तरीके से यहां ऐड करना है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की C1 कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी कि इस पूरे सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी यानी 1 हो जाए। तो देखिए पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है cos phi। ठीक है, cos phi को पावर फैक्टर कहते हैं और ये होता है Z/R के बराबर। ठीक है, ये होता है पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। ठीक है, पावर फैक्टर। अब इसकी वैल्यू जो है ये 1 के बराबर आएगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि पावर फैक्टर को 1 करने के लिए Z=R आ जाए। और हमको ये भी पता है कि Z=R² प्लस ये होता है। ठीक है, R² प्लस XL माइनस XG होता है। ठीक, अब अगर Z को R के बराबर पुट करना है या Z R के बराबर सिर्फ तब होता है जब ये क्वांटिटी 0 हो, तो यानी XG = XL हो। ठीक है, यानी इस कंडीशन पे ही हमारा जो cos phi है या पावर फैक्टर है वो 1 होता है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं XL = XG। ठीक है, सिंस cos phi = 1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको यूनिटी करना है। अब देखिए यहां पे XL की वैल्यू क्या होती है ω/L और XG क्या होता है 1/ω/C इक्विवेलेंट। इस बार यहां C इक्विवेलेंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक कैपेसिटर नहीं है, यहां कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर से इन पैरेलल। ठीक है, तो मैं इस C इक्विवेलेंट की जगह मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, तो आपके 2 माइक्रोफैरड प्लस C1। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है C1 की वैल्यू। तो C1 = क्या हो जाएगा, C1 + 2 माइक्रोफैरड = हम लोग लिख सकते हैं 1/ω² के बराबर। ओमेगा को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पे ओमेगा की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज यहां पे दिए हुए हैं। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 1000। ठीक है, तो यहां से ये आ जाता है 1000² इंटू L कितना दिया हुआ है आपका 10 मिली, तो यानी इसको करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। ठीक, और ये है आपका 2 × 10⁻⁻6 के बराबर।
ये आ जाता है 5 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 6 3 3 और 2 5। ठीक है, (10⁻⁻6), तो ये आ जाता है 8 माइक्रोफैराड के बराबर। देखिए, तो हमें 8 माइक्रोफैराड के बराबर का कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर, ताकि इस पूरे सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए। ध्यान से देखिए इस सॉल्यूशन को। ठीक है, काफी इजी सम था, इसे ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है फॉर अ गिवन AC I equal to Im sin omega to show that average power dissipated in a resistor R over a complete cycle is this। अच्छा, तो देखिए I हमें क्या दिया हुआ है, I हमें दिया हुआ है Im sin ओमेगा टी। सिमिलरली जो V होगा पोटेंशियल, वो क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें रेजिस्टर कहा गया और रेजिस्टर में करंट और पोटेंशियल जो होता है वो सेम फेज में होता है, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या कहा गया है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए क्या होगा, ये होगा 0 से t ओवर अ कंप्लीट साइकिल बोला हुआ है, तो ये v इंटू आई बाई 0 से t dt, ये होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए दिस इंटू दिस। इसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा, थोड़ा इंटीग्रेशन आप लोगों को आना चाहिए। साइन ओमेगा टी इंटू Vm साइन ओमेगा टी, एक्सक्यूज मी, 0 से t dt। यहां पे देखिए Im और Vm क्या है, पिक वैल्यूज ऑफ AC है, तो ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है dt का इंटीग्रेशन t होता है, और जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये t के बराबर ही आता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Vm Im बाई टी 0 से t। अच्छा, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालें तो ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2
Vm/Im/t, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं dt माइनस cos 2ωt। वापस से जो इसका इंटीग्रेशन आता है तो इसका इंटीग्रेशन फिर से हम लोग t लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन फिर से हम लोग t लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन t माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है 0। कैसे? देखिए, आप लोगों को कॉस का अगर ग्राफ पता होगा, कॉस थीटा का, तो वो इस तरीके से होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और यहां से ये होता है 2π। ठीक है, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल हम लोग अगर इसका एवरेज लेंगे तो ये 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का होता है, उस फंक्शन का कर्व, ठीक है, और उस फंक्शन का कर्व के अंडर जो एरिया आता है ना, वो होता है इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो ये जो कॉस थीटा का ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो इसका अगर एवरेज लेंगे तो ये 0 आ जाता है। तो इसी लॉजिक से हम इसको सिंपली ओवर अ कंप्लीट टाइम, ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या लिख सकते हैं? इसका एवरेज 0 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये t से t कैंसिल होने के बाद सिंपली हो जाता है Vm/Im, हाफ Vm/Im। अब हमको क्या बोला है? ये प्रूफ करने बोला है, तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं हम लोग। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो फिर से Vm इक्वल टू आई एम आर इंटू आई एम, तो आई एम स्क्वायर आर, सिंस Vm इक्वल टू आई एम आर। तो देखिए, ये इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट तो और भी इजी है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि एक बल्ब है जिसकी की रेटिंग है 100 वाट, और उसका जो पोटेंशियल है, जो सप्लाई है, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका 220। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया हमें। तो सिंपली इसका फॉर्मूला पावर का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टर जो होता है वो होता है V²/R। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाती है? आ जाती है V²/P। V क्या है? 220, तो 220 इंटू 220/100, तो दैट इज 22 इंटू 22, तो ये 484 ओम के बराबर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इसे और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये है आपका ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे ये जो टर्न्स है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल पे हम क्या करते हैं? एक इनपुट सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग एक इनपुट सप्लाई देते हैं और इस वोल्टेज को बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। ओके, अब ये जो एसी सप्लाई है तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और अगर वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब यहाँ पे जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसमें से भी पास होंगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो पूरा फेनोमेना होता है इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इसके प्रीवियस चैप्टर्स में, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको एनपी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एनएस है, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है, उसको एनएस कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो एनएस होता है वो एनपी से बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो पोटेंशियल सप्लाई देते हैं आउटपुट पे हमें उससे ज़्यादा पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले कॉइल्स पे यानी प्राइमरी कॉइल्स, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल्स पे, प्राइमरी कॉइल्स पे जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेरी कर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो क्या होगा, वो होगा माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है बाई लेंस लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो नेचर होगी वो ऐसी होगी कि वो जिस कॉज की वजह से जनरेट हो रहा है वो उसी को अपोज करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा है तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना ये नियरली इक्वल टू वीपी होता है, यानी प्राइमरी वोल्टेज के बराबर होता है। कब, जब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज स्मॉल, ठीक है। तो यहां से हम लोग Vp को क्या लिख सकते हैं, Vp को लिख सकते हैं माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी के बराबर, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ES डी फाइव बाई डी टी के बराबर। और अगर यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, आउटपुट अगर ओपन सर्किट है तो ये जो ES है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू VS होता है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर। तो यहाँ से VS इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस NS डी फाइव बाई डी टी। ये इक्वेशन 2 कह दिया इसको। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP के बराबर। देखिए तो देखिए जो पोटेंशियल होता है टर्मिनल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। मतलब जिस जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उस जगह पे ज़्यादा ईएमएफ या ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि आउटपुट पे जो पोटेंशियल है वो इनपुट से ज़्यादा मिल सके। अब सिमिलरली इसी तरह एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है। तो इनपुट पावर क्या होगा, Vs इंटू IS, और आउटपुट पावर क्या होगा, सॉरी ये Vp इंटू IP होगा, ठीक है। प्राइमरी पे इनपुट देते हैं ना हम लोग, और ये हो जाता है Vs इंटू IS, ठीक। तो यहां से हम लोग Vs बाई Vp को क्या कह सकते हैं, IP बाई IS,
ये मिल गया हमारा दूसरा रिजल्ट। तो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट होती है। तो इसी दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं कि Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ns बाई Np इक्वल टू Ip बाई Is। ठीक है, ये रहा हमारा रिलेशन। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है हमसे? सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है कि ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट। अच्छा, इनपुट पे देखिए, ये इनपुट है, इनपुट पोटेंशियल। इनपुट मतलब Vs की वैल्यू हमें दे दी है, कितनी दी है? 2200 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अच्छा, इस बार यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से कम होगी विथ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इतना। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग कितना दिया हुआ है? Np 300 टर्न्स। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग Np। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज, अच्छा ये Vp है। ठीक है, ये Vp है प्राइमरी, और ये आउटपुट है Vs। आउटपुट हमें हमेशा सेकेंडरी पे मिलती है, तो ये हो गया 220 वोल्ट के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी Ns पूछा गया है। तो सिंपली इस वाले रिलेशन पे आएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं Ns क्या लिख सकता हूं? देखिए, Vs इंटू Np बाई Vp। अब कुछ नहीं करना है, सीधे यहां से वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 220 इंटू 3000 बाई 2200। तो यहां से इससे ये कट गया, तो ये हो गया क्या? 300 टर्न्स के बराबर। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा गया है, और Ns जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 300, और Np जो आ रहा है वो 3000। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो यहाँ पे जनरेट वाली पोटेंशियल वो भी कम। तो देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यही तो काम होता है, क्या? कि वो इनपुट से कम आउटपुट को पैदा करता है, यानी इनपुट से कम आउटपुट देता है पोटेंशियल पे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात की गई है। तो देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में पहले तो मैं ये चीज लिख दूं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ये क्या होता है? ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की पहचान। ठीक है, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की पहचान। ठीक, तो यहां पे देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल कम है, और प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा है। तो इससे होगा क्या? इससे जब हम लोग यहाँ पे एक इनपुट सप्लाई देंगे, तो आउटपुट पे जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, या आउटपुट पे जो पोटेंशियल मिलेगा, वो क्या होगा? वो इनपुट से कम होगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो वर्किंग की प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है कि ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है ना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फेनोमेना है। ठीक है, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। कैसे? जब भी हम लोग यहां से कोई इनपुट सप्लाई देंगे, तो वो इनपुट सप्लाई AC होनी चाहिए। पहली बात तो AC सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग करंट जब इसमें से पास होगी, तो वेरिएबल करंट की वजह से यहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम लोग यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से पास करेगी, तो ये क्या करेगी? यहाँ पे एक EMF इंड्यूस करेगी। ठीक है, तो देखिए, सप्लाई यहाँ पे है, लेकिन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिना किसी सप्लाई के यहाँ पे भी एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है। ठीक है, एक्सप्रेस द टर्न्स
इन रेशियो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए टर्न्स रेशियो को वोल्टेज में कहा गया है, तो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने कहा था कि VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल इंड्यूस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग पोटेंशियल्स को टर्न्स के टर्म पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाइंड द प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो अभी वो भी डिस्कस कर चुके हम। ये हो जाता है IP बाई IS के बराबर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिलेट होता है आपस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसको डिस्कस किया है अच्छे तरीके से, ठीक। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्राइमरी कॉइल में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो डिलीवर करता है इतना डिलीवर पावर टू इतना इस रेटिंग के रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। तो यानी हमको आउटपुट पावर दे चुका है, कितना है 500 वोल्ट 550 है, 550 वाट के बराबर, ठीक। और इनपुट पावर पे क्या कहा है, इनपुट करंट, हाउ मच करंट इज ड्रॉन, इनपुट करंट पूछा है फ्रॉम बाय द प्राइमरी कॉइल यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है VP इंटू IP के बराबर। तो यहां से IP पूछा गया है, दैट इज इनपुट करंट, यानी प्राइमरी कॉइल पे जो करंट होता है। तो ये क्या हो जाता है 550 बाई VP, और VP कितना दिया हुआ है 200। तो इससे ये गया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55 बाई 2 इंटू 5.5 बाई 2, 2.5, 2.75 एम्पेयर के बराबर।